मोहम्मद आजम खान को जमानत मिल गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो भी करीब से देखता समझता है उसके लिए ये वाक्य सामान्य नहीं होगा। बीते 2 दशकों की राजनीति में आजम खान एक ऐसा नाम रहे जिनका मूल पेशा तो सियासत का था, मगर सियासी तौर पर उनके ऊपर इतने मुकदमे लगे कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने मुकदमे दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं लगे होंगे जितने बीजेपी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजनीतिक वजहों से किसी एक नेता पर लगाए होंगे। आजम खान तकरीबन 100 से ज्यादा मुकदमे, जिनमें से कई मुकदमे चंद घंटों के भीतर, कई मुकदमे आधी रात को लिखवाए गए, कई मुकदमे बकरी चोरी, किताब चोरी, तो परिवार के साथ 15,000 रुपया लूट का मुकदमा लिखवाया गया। ऐसी ज्यादती जैसा दुनिया में किसी राजनीतिक शख्स के साथ कभी नहीं हुई होगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोहम्मद आजम खान के साथ इस किस्म की ज्यादती की और अभी कई मामलों में एक साथ बरी होने के बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आए। और पिछले 24 घंटे में जिस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि मोहम्मद आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में क्या दृश्य दिखाई देगा, इसके बानगे इस एक तस्वीर में जरूर देखिए। मोहम्मद आजम खान जब जेल से बाहर निकलते हैं और उनसे पूछा जाता है तो वो क्या बोलते हैं, सुनिएगा। क्या कहेंगे, जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हो रहा है? उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि मोहम्मद आजम खान को जमानत के बाद जब रिहा किया जा रहा था तब वहां पर धारा 144 जो पहले कहते थे और मौजूदा दौर में 163 लगा दी गई। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, माहौल ऐसा बनाया जा रहा था कि गोया कौन आ रहा है। मोहम्मद आजम खान को लेकर के उनके आने से पहले इतने किस्म की सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं जिसका कोई और छोर नहीं है कि मोहम्मद आजम खान के अपनी पुरानी पार्टी में जिसके फाउंडर मेंबर वो रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, क्या उसी पार्टी को मजबूत करेंगे जिस पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके बारे में एक शानदार ट्वीट भी किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बधाई दी, स्वागत किया, यहां तक बोला कि जैसे ये सरकार ने इतनी ज्यादती की है, इस ज्यादती का ये दस्तूर है कि मोहम्मद आजम खान का पूरा परिवार इतनी यातना झेल रहा है। सरकार बनेगी तो समाजवादी लोग, जैसे मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस किए, उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस किए, मोहम्मद आजम खान के ऊपर जितने फर्जी मुकदमे सब वापस किए जाएंगे। सुने अखिलेश यादव को। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर आने के बाद अपने घर वालों के पास पहुंचे, शानदार तस्वीरें पारिवारिक लोगों से मिलती हुई और तेवर वही चेहरे पर जो उनका अपना मिजाज है। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोहम्मद आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं, क्या वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कोई तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि एक तो आप किसी व्यक्ति पर इतने मुकदमे लगा रहे हो, अचानक से सब में जमानत मिलती चली जा रही है और फिर जेल से बाहर आ गए। एक तबका यह कह रहा है कि अंदर खाने कोई समझौता हुआ है, भारतीय जनता पार्टी समझौते के पीछे है
और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पीडीए से जो परेशान है, वो वोटों में बंटवारे के लिहाज से हर वो कोशिश करेगी कि 27 के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिले, अखिलेश यादव का पीडीए कमजोर पड़े। इसलिए सियासी गलियारों में रोज प्लांटेड इस तरह की खबरें चलाई जा रही है। जब पत्रकार ने खुद आजम खान से ये बात पूछी तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिएगा। अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। जेल से निकलकर पहले इलाज कराने जाऊंगा, आजम खान बचते हुए नजर आए। अब इस बात का भी विश्लेषण लोग कर रहे हैं कि आजम खान ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया। आजम खान ये क्यों नहीं बोले कि नहीं, जिस समाजवादी पार्टी को मैंने बनाया नेताजी के साथ, जिस समाजवादी पार्टी को छोड़कर अलग होने के बावजूद कोई दूसरा दामन नहीं देखा, उसी समाजवादी पार्टी में मिलकर उसे मजबूत करूंगा। आजम साहब ने यह भी नहीं कहा कि नहीं मजबूत करूंगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आजम साहब सियासत के उस आला दर्जे के अनुभवी शख्स हैं जिन्हें पता है कि जवाब कैसे देना है। अपने भाषणों और अपनी बातों से कई बार विवाद की सीमा तक पहुंच जाने वाले आजम साहब अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन एक बार कल्पना कर देखिए, मैं जो मुकदमे आपको सुना रहा हूं, क्या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर इस तरह के मुकदमे लगे? 2022 में पहले वो रिहा हुए, तब ही तकरीबन 2 साल से ज़्यादा जेल में रखा गया, फिर उसके बाद उन्हें जेल में रखा गया और अब 23 महीने बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं। और क्या मुकदमे हैं साहब? जौहर विश्वविद्यालय, आजम खान साहब पे आरोप है कि उन्होंने रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन खरीदते समय जबरन किसानों की ज़मीनें हड़पी। शत्रु संपत्ति का मामला, जिसमें सरकारी शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जा कर लिया। डूंगरपुर प्रकरण, रामपुर के गरीबों के लिए बने आसरा आवास के लिए जमीन पर अवैध कब्जा किया और लोगों के मकान तोड़ डाले। जन्म प्रमाण पत्र का मामला, आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटी अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। उसके बाद बेटे का विधायकी भी चली गई। 2019 के भड़काऊ भाषण वाले मामले में 2022 में रामपुर की एक स्पेशल अदालत ने हेट स्पीच के मामले में आजम साहब को दोषी बनाया और उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी। और फिर वो मामला देखिए जो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं दिखा होगा, भैंस चोरी और बकरी चोरी का आरोप। आजम खान, उन पर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है, जिसने हाल ही में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत मिल गई। सरकारी दस्तावेजों में हेरा फेरी, लूटपाट और अन्य गंभीर धाराओं में भी उनके तहत मामले दर्ज किए गए। एक बहुत ही अजीब मामला उनकी भैंस चोरी होने का भी, जिसमें उन्होंने पुलिस पर भैंस चोरी का मामला दर्ज करवाया था। इसके अलावा उन पर बकरी चुराने, सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर करने और कई तरह के आरोप हैं। आजम साहब और उनके पूरे परिवार को मिला लें, जैसे उनकी पत्नी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं, बेटा अब्दुल्ला आजम विधायक भी रहे, विधायकी भी चली गई, केवल 2 सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। जिस देश में अभी तक पता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है कि नहीं है, कोर्ट ने रोक लगा दी कि दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री नहीं दिखाएगा। बहुत सारे मामले भाजपा के नेताओं के ऊपर कितने संगीन हैं, कितने क्या हैं, लेकिन कौन कौन बरी है, कौन क्या कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर इतने तरह के मुकदमे हों और फिर अचानक वो मुकदमे सब बरी हो करके आजम साहब बाहर आ गए? उत्तर प्रदेश की राजनीति का हर जिम्मेदार व्यक्ति आजम साहब के बाहर आने का स्वागत करता है और स्वागत करने के बाद यह भी जानता है कि आगे आने वाले दिनों में उनकी अहमियत बढ़ेगी। आजम साहब मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीबी रहे। बीच में 2010 के आसपास जब वो पार्टी छोड़कर अलग हो गए थे, उन्हें निकाल भी दिया गया था और इसके बाद 2010 में एक सम्मेलन होता है जिसमें नेताजी भी भावुक हो जाते हैं और आजम साहब भी भावुक हो जाते हैं। और इसके बाद कई भाषण सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसमें वो नेताजी को याद करते हुए लोग ये कहते थे कि भाई और कहाँ जाएंगे, जब निकाले गए थे कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरे नखरे तो केवल नेताजी ही सह सकते हैं। नेताजी से उनका याराना रिश्ता था। अमर सिंह के मतभेद के चलते, कल्याण सिंह की ज्वाइनिंग के चलते आजम साहब पार्टी से दूर हुए, लेकिन कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक भाषण में वो ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, गौर से सुनिए। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा।
हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। इन तमाम बातों को याद करते हुए लोग यह भी जानते हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब से मिलने समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जाता रहा। खुद अब्दुल्ला आजम ने एक बार एक साक्षात्कार के दौरान ये बताया, जब बाहर ये प्रचार किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आजम साहब की उस तरह से, उनके परिवार की उस तरह से मदद नहीं कर रहे जैसी करनी चाहिए, क्योंकि बाहर ये माहौल बनाया जा रहा था। तब अब्दुल्ला आजम ने खुद उस बात का जवाब दिया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मदद करने का तरीका और लहजा क्या है, कैसे वो एक हाथ से मदद करते और दूसरे को पता न चले। अब्दुल्ला आजम का ये बयान जरूर सुनिएगा। मैं आपको दिल पर हाथ रख के बताता हूँ, मैंने इससे पहले किसी चैनल से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे लगभग यही सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि मदद दो तरीके की होती है, एक जो दिखाई जाए और की ना जाए, और एक मदद वो होती है जो की जाए और दिखाई ना जाए। ये इशू भी उसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, या फिर कुछ ऐसे लोगों ने बनाया जो जाने अनजाने उसी की मदद करना चाहते हैं, ताकि आजम खान साहब और मेरे परिवार की उस पार्टी से दूरी हो या अखिलेश यादव जी के परिवार से दूरी हो। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि बहुत सी मददें ऐसी होती हैं, और वो मदद ही क्या, हम जिस मजहब को मानने वाले हैं उसमें कहते हैं कि अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो मदद की उन्होंने, और वो मदद की जो दिखाई नहीं। हालांकि बाद में आजम साहब की पत्नी, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी से उम्मीद रखती हैं, उन्होंने कहा मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूं। और उसके बाद पूरी मीडिया इस बात को प्रचारित करने में लग गई कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ आजम साहब का रिश्ता ठीक नहीं है। प्रायोजित तरीके से इस तरह की इतनी खबरें चलाई जाती रहीं जिसमें से सीधा कोई बयान न तो आजम साहब का न उनके परिवार का कभी मिला, और अनावश्यक इतनी तरह की खबरें, जैसे अभी भी एक खबर चलाई जा रही है कि क्या आजम साहब बसपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। कोई भी सियासी व्यक्ति इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि अगर भाजपा से झुक जाना होता, अगर भाजपा से समझौता कर लेना होता, तो आजम साहब इतनी मुसीबत, इतनी जलालत, इतनी विपरीत परिस्थितियों में क्यों लड़ते। पूरे परिवार के ऊपर तकरीबन 200 से ज़्यादा मुकदमे। और क्या आजम साहब क्या राजनीतिक रूप से इतने कमज़ोर हैं, दूरदर्शी नहीं है कि उन्हें यह न दिख रहा हो कि जब इतने दिन जेल में जो परिवार रहा हो, जिसने इतने जुल्म सहे हों, वो भाजपा से समझौता करेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 27 में बीजेपी वह सरकार में वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही। और भारतीय जनता पार्टी अपने कमज़ोर पड़ाव की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे में आजम साहब समझौता करेंगे, ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को और उत्तर प्रदेश की 2-3 दशकों की राजनीति को जो समझता है उसे बिल्कुल गले नहीं उतर रहा है। लेकिन बाहर से ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें खुद आजम साहब ने ऐसा बयान दिया जिससे अभी कम से कम 4-5 दिन टीआरपी बनी रहेगी बहुत लोगों की। तमाम तरह की खबरें चलती रहेंगी कि बसपा ज्वाइन कर जाएंगे, तीसरे मोर्चे में चले जाएंगे, सपा से दूर हो जाएंगे। इस तरह की तमाम कयासों के बीच वो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि बहुजन समाज पार्टी का आज की तारीख में एक विधायक है, और वो विधायक अपने बुलबुते पर जीता हो, और वो विधायक ये कहे कि वो बसपा में आ जाए, स्वागत है। और बसपा में वो जा करके करेंगे क्या, बसपा की राजनीतिक स्थिति कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के लोग उससे वाकिफ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के भी उनकी बातें आईं, लेकिन क्या अकेले चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आजम साहब चले जाएंगे या वो कांग्रेस में चले जाएंगे। एक बात फिर ये बात कहने की है कि जब आजम साहब नेताजी के समय पार्टी से दूर हो गए तब भी इस तरह की तमाम खबरें चलाई गई थी, लेकिन न तो आजम साहब ने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की और न ही कोई इस तरह का संगठन बनाया, और वापस उसी पार्टी में आए जिससे उन्हें शिकायत भी हो लेकिन मोहब्बत भी हो। आजम साहब आज भी राजनीतिक फैसले लेने की घड़ी में बहुत सोच विचार कर निर्णय लेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी क्यों भूल जाती है कि आजम साहब के ऊपर जो कुछ हुआ वो किया किसने। क्या इसलिए आप 100 से मुकदमे ज़्यादा लगा दें, बकरी चोरी, किताब चोरी और भैंस चोरी के मुकदमे लगा दें, और इतने मुकदमे लगाने के बाद आप एक व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को इतना तोड़ दें और उसके बाद कह दें कि हमारा समझौता मान लो, बसपा ज्वाइन कर लो और उसके बाद तुम्हारे मुकदमों से हम बरी कर देंगे। क्या भारत में अदालत अब यही काम कर रही है?
कौन नहीं जानता कि इस तरह से राजनीति नहीं होती, और आजम साहब कम से कम सीजन्ड लीडर हैं, वो इस तरह की बात नहीं करेंगे। और आखिरी बात, आजम साहब की मदद अखिलेश यादव ने की या नहीं, ये बात वही कहता है जैसे अंदर की बातें पता ना हो। पूरा परिवार ये जानता है कि अखिलेश यादव ने कितना काम वहाँ पर किया, कितना कानूनी मदद की। रामपुर से एक बार साइकिल यात्रा निकाली गई, रामपुर में खड़े होकर अखिलेश यादव ने भाषण दिया, जेल में जाकर कई बार मिले। वहाँ पर एक भाषण धर्मेंद्र यादव का भी वायरल हुआ, जिसमें धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जितनी काली रातें हमारी की हैं, उन जालिम सत्ता के लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि उससे ज़्यादा काली रातें हम उनकी करेंगे, क्योंकि राजनीतिक प्रद्युन्नता के तहत एक मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी वापस आजम साहब की डिबेट को फिर से हिंदू बनाम मुसलमान के अपने ग्राउंड पर ले आना चाहती। लेकिन उन तमाम टीआरपी की मीडिया खबरों के बीच कोई यह बात क्यों नहीं कहता कि आजम साहब के कहने पर उनका मुकदमा लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कपिल सिब्बल साहब को राज्यसभा भेजने का काम उनके एक बार कहने के बाद 2022 में अखिलेश यादव ने किया। आजम साहब के एक बार कहने पर एक व्यक्ति को विधायक बना दिया, जो व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ कम, दूसरे दल के नेताओं के साथ सहारनपुर में ज़्यादा नजर आता हो। आजम साहब के कहने पर एक और विधायक बनाया गया। आजम साहब के कहने पर एसटी हसन का टिकट काट करके रुचि वीरा जी को टिकट दिया गया। आजम साहब को टिकट की बात और निर्णय में शामिल करने के लिए खुद अखिलेश यादव जेल तक गए। आजम साहब के साथ पूरी पार्टी हर मोर्चे पर खड़ी रही। आजम साहब ये सब जानते हैं। खफा होना, गिला शिकवा होना जायज़ है, परिस्थितियां अलग हैं। इसका विश्लेषण आने वाले दिनों में खुद आजम साहब करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात में कहीं से भी कोई आधार दिखता नहीं नजर आ रहा है कि उस बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करें खुद आजम साहब, जिसका पार्टी छोड़ करके जाने वाले नेताओं का रिकॉर्ड बन चुका हो, और उमाशंकर सिंह को छोड़ दें जो निजी क्षमता पर विधायक बने हों, तो दूसरा कोई विधायक न हो। और सबको पता चल रहा है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, और ऐसे में जिस व्यक्ति ने पिछले 4-5 वर्षों में समझौते का एक रत्ती भी नहीं कुछ किया, झुका नहीं, टूटा नहीं, बिखरा नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ा, उसके लिए मीडिया में इस तरह की खबरें प्लांट करा करके कि वो अब सपा से नाराज़ हैं और दूर चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाल जरूर चल रही है, और आजम साहब 2-4 दिन इस मसाले को चलते रहना भी चाहते हैं, इसलिए सीधी बातचीत अभी नहीं हो रही। आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आने को दिखेगा, और क्या वाकई पीडीए को मजबूत करेंगे आजम साहब, क्या वाकई समाजवादी पार्टी के उस कारवां को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो नेताजी के साथ उन्होंने मिलकर आगे बढ़ाया था, बनाया था, और अखिलेश यादव उसे इतना बुलंदी से ले जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में मनमुटाव ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन जितनी दिलचस्पी आजम साहब और समाजवादी पार्टी में बीजेपी दिखा रही है, इससे साबित होता है कि वो अखिलेश यादव और आजम खान दोनों से डरी हुई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरह से क्या करवट बदली जाएगी, और आने वाले दिनों में इसके क्या सियासी मायने निकलेंगे। आपका क्या मानना है, नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आगे हमारी भी नज़र रहेगी इसके विश्लेषण पर, फिर आपसे बातचीत करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।